Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। मैं जिस गठबंधन का हिस्सा था, मेरा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और तब से लेकर अभी तक एकदम निस्वार्थ डेडिकेटेड तरीके से मैं इस गठबंधन में मैं रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने इस गठबंधन का साथ दिया। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, मेरे परिवार में टूट हुई, मेरे पार्टी को जिन्होंने तोड़ा उनको आपने अपने साथ केंद्र में मंत्री भी बना लिया, सब कर लिया, पर तब से लेकर अभी तक मैं तो भाई ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म ही निभा रहा था। और विशेष राज का दर्जा मुख्यमंत्री तब भी भूल जाते हैं जब 90 डिग्री के कोण पर जाकर एक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तब इनको ये सारी बातें याद नहीं आती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कहाँ से करें? कई सवाल उभर रहे हैं। एक तो आपके घर का मामला है, जिस तरह से आपको दिल्ली में बंगले से जिस तरह से निकाला गया या हटाया गया, और दूसरा जो रोज पटना में आप हैं यहाँ पर और हर राजनीतिक दल के नेता आपसे मिलने जुलने आ रहे हैं, क्या है कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है क्या बिहार में आपके? नहीं, देखिए, राजनीतिक समीकरण की बात नहीं है। मुझे लगता है आपके दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि पहला वाला जो प्रश्न है उसी का कारण है कि मेरी तमाम इन नेताओं से मुलाकात हो रही है। हर कोई अपनी संवेदना, अपनी विचारों को रखने यहाँ पर मुझसे मुलाकात करने आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान का घर खाली कराया गया, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं है। चिराग पासवान को खुद को ऐतराज़ नहीं है। इस बात को मैंने कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड रिपीटेडली मैंने बोला है कि आज नहीं तो कल मुझे घर खाली करना ही था भाई, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पिता के साथ मुझे उस घर में रहने का मौका मिला। उनकी वजह से मुझे, मेरी अभी खुद की वो काबिलियत नहीं है कि मैं इतने बड़े घर में जाके मैं रहूं, तो उनकी वजह से मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। घर आज नहीं तो कल मुझे खाली करना था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अलग राजनीतिक विषय है, चर्चा का विषय है, जिसकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कि क्यों मुझे धोखा दिया गया, क्यों केंद्र के मंत्रियों ने मुझे बुलाया। जानना चाहेंगे कि आप जब खुद तैयार थे कि घर हम खाली कर देंगे, हाँ, तो फिर इस तरीके से, जिस तरीके से खाली कराया गया, वो तो कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल, मतलब मुझे क्यों बुला के बोला गया कि भाई आपको, और बुला के भाई मैंने किसी से मिलने का भी समय नहीं मांगा, मैंने किसी को ये आग्रह नहीं किया कि घर का मैटर है प्लीज़ देख लीजिए। मुझे खुद सामने से मुझे फ़ोन किया गया, मुझे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया गया, मुझे आश्वासन नहीं, मुझसे वादा किया गया। किसने किया? खैर, अभी मुझे नहीं लगता। मैं एक्चुअली ना, मैं इसको ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर नहीं रखता। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे लिए मैटर नहीं रखता। दूसरा, कुछ लोग हैं जो कि ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान को घर खाली करना पड़ा इसलिए वो परेशान है। मेरे लिए वो भी परेशानी का विषय नहीं है भाई। मेरे लिए परेशानी का विषय कि जिस तरीके से खाली कराएगा। मेरे पिता की तस्वीरों को भाई किसी के लिए मायने रखे नहीं रखे, मेरे तो पिता है ना, मैं तो उनका खून हूँ, उनका अंश हूँ। मैं जिनकी पूजा करता हूँ उनकी तस्वीर को सड़क पे पड़ा देख के भाई मेरा दिल तो रोता है। मेरे नेता ने जिनको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जयप्रकाश जी हों, लोहिया जी हों, सबकी तस्वीरें महापुरुषों की मेरे घर पे थी। उन सबको जिस तरीके से अपमानित किया गया, सारी तस्वीर, इतनी क्या भगदड़ी, इतनी क्या ज़रूरत कि भाई अगर 1 घंटे में घर खाली नहीं होगा, सामान को उठा उठा के फेंक रहे भाई। इसी को सम्मान तरीके से ट्रक में भी लोड किया जा सकता था, रखा भी जा सकता था। तो आपका जो दूसरा प्रश्न था कि मेरी नेताओं से मुलाकात हो रही है, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया इसी विषय पर, क्योंकि हर कोई दुखी है मेरे पिता की तस्वीरों को सड़क पर गिरा देखकर। हम लोग तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। मैंने तो 29 तारीख को ही घर खाली करना था, इसलिए मेरी तो आधी तैयारी हो चुकी थी। कपड़े लत्ते हम लोगों ने पहले ही बांध रखे थे, तो हम लोग तो 2-3 घंटे में ही हम लोग घर से निकल गए थे। और उसके बाद जिनके पास ये जिम्मेदारी थी घर को खाली कराने की, उन लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर फेंका, इसीलिए भले राजद के लोग हों या पप्पू यादव जी हों, श्याम रजक जी हों, मुकेश सैनी जी हों, इंक्लूडिंग मांझी जी जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं गठबंधन में, पर उन्होंने भी जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, कांग्रेस के नेताओं ने रखा, तो वो मुलाकात का सिलसिला सिर्फ वो अपने इस दुख, अपनी वेदना को प्रकट करने आ रहे हैं, मेरे दुख को साझा करने आ रहे हैं। मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, इसलिए दुख तो है। लेकिन सबसे आश्चर्य लोगों को जो लगता है कि आप इतने बीजेपी के करीब थे या हैं भी, अभी तो आप हैं ही, और अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में भी आपने ये किया, उनके साथ इस तरह से व्यवहार हुआ, ये लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है।
भाई अब पता नहीं किसको आश्चर्यचकित कर रहा है। जैसा मैंने कहा, मैंने अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से एक चीज़ सीखी कि जहाँ रहो पूरी ईमानदारी के साथ रहो। कम से कम कल को मेरे ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैं जिस गठबंधन का हिस्सा था, मेरा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और तब से लेकर अभी तक एकदम निस्वार्थ डेडिकेटेड तरीके से मैं इस गठबंधन में मैं रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने इस गठबंधन का साथ दिया। 2017 में जब रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, भाई 2014 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे उस वक्त तो कोई नहीं था ना। यही मुख्यमंत्री जो आज भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये प्रधानमंत्री जी का हाथ छटक कर आ गए थे उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के विषय पर। उनके सामने से खाने की थाली छीन ली गई थी, तमाम तरीके की चीज़ें इन्होंने की। मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग का उस वक्त भी कोई रास्ता नहीं था, हमारे नेता उस वक्त भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की निरंतरता में राजनीति मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ रही। इनकी पार्टी को निरंतरता में हम लोग की पार्टी को इन्होंने तोड़ा। अंत तक मेरे नेता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपमानित करते रहे। राज्यसभा में नामांकन की बात हो, उसमें इन्होंने जिस तरीके से मेरे नेता को ह्यूमिलेट किया, या उसके बाद जब वो बिस्तर पे थे, अस्पताल में थे, आप ही सबके सामने मुख्यमंत्री मुस्कुरा के बोलते थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जब वो वेंटिलेटर पे थे तब एनडीए की बैठक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव से ठीक पहले घोषणा के लिए, उस वक्त बोले थे अरे जाके पूछिए रामविलास जी से कि अपने 2 विधायकों की मदद से ही क्या वो राज्यसभा चलेगा। उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे। तो जो उनका रवैया मेरे नेता के साथ रहा, उनके साथ कभी आगे चलना हम लोग के लिए संभव ही नहीं था। और यही कारण था कि 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में वापस आए, तब भी मेरे नेता और मैं, हम सब लोग इस बात को लेकर विचलित थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर आगे चलना नहीं हम लोग की रणनीति का हिस्सा रह सकता है। पर उस वक्त भी भाजपा ने ही, प्रधानमंत्री जी ने, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही भरोसा दिलाया कि भाई आपका गठबंधन हम लोग के साथ है, आप हमारे साथ रहिए। और उसी गठबंधन को हम लोगों ने उस वक्त भी निभाया। जब मैंने 2020 में अकेले भी चुनाव लड़ा तो मैंने भाजपा के सामने अपने प्रत्याशी मैंने नहीं उतारे। वो गठबंधन धर्म मैंने तब भी निभाया। और तब से लेकर अभी तक परिस्थितियां कुछ भी रही हों, मेरे परिवार में टूट हुई, मेरे पार्टी को जिन्होंने तोड़ा उनको आपने अपने साथ केंद्र में मंत्री भी बना लिया, सब कर लिया, पर तब से लेकर अभी तक मैं तो भाई ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म ही निभा रहा था। मैं तो इसमें भी निभा रहा था। आपने मुझे खाली करने के लिए बोला, भाई मैं ज़बरदस्ती तो उस घर में नहीं रह सकता था ना। अभी तक आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आप मुझे बोल रहे थे कि भाई आप रह सकते हैं, मैं तभी तक रहा। 30 तारीख का आपने मुझे अल्टीमेटम दिया, मैं तो 29 तारीख को मैं खाली कर रहा था। पर उसके बाद इस तरीके से करना, तो जो आपका प्रश्न है उसका जवाब यही है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने ईमानदारी से अपना धर्म निभाया, पर अब अगर इनको यही रास्ता उचित लगा तो इन्होंने लिया। तो अब क्या है? अब अभी भी आपका गठबंधन है बीजेपी के साथ, या आगे आपने कुछ सोचा है, कुछ रणनीति आपने बनाई है? मेरे नेता के निधन के बाद पिछले 1.5 साल से मैं अकेला चल रहा हूँ। मैंने विधानसभा का चुनाव भी मैंने अकेला लड़ा, उसके बाद जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो भी मैंने अकेला लड़ा, और मैं अकेले ही अभी आने वाले समय में अकेले ही आगे बढ़ने की मेरी सोच है, मेरी रणनीति है। उसी पर ही अपने आप को मजबूत करना, अपने संगठन को और मजबूत करना। और ये एक जनरल प्रैक्टिस का हिस्सा भी है कि गठबंधन की घोषणा आमतौर पर जब चुनाव समीप होते हैं, तो अगर बिहार में जैसे ही मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी, जो मैं मान के चलता हूँ कि जल्द होगी, या फिर अगर जनरल इलेक्शन उससे पहले होते हैं, तो जो भी होगा उस वक्त गठबंधन किसके साथ होगा, नहीं होगा, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, वो उस वक्त बताया जाएगा, बाद में तय करेंगे। बिल्कुल बाद में। लेकिन आप एक बात अभी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव, क्या आधार, क्या है, क्या लग रहा है? आधार बहुत सारे हैं भाई, आप मुझे बताइए ना। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन के एनडीए में जो 2 प्रमुख घटक दल हैं, सैनी जी तो अब अलग हो गए, मांझी जी भी पता नहीं कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, बट जो 2 प्रमुख घटक दल हैं उनका विरोधाभास कितना है भाई। एक तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं पेगासस पे जांच हो, तो भाई क्या सृजन घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा कर ले गए। क्या आपको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का जातीय जनगणना पे क्या रुख है? आप बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आपकी अलग सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच आपको नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, विशेष राज्य का दर्जा। भाई आपको विशेष राज्य का दर्जा 2017 में जब आप वापस एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने तब आपको याद नहीं आया? तब आपको याद नहीं आया जब आपने 2019 में लोकसभा का चुनाव इनके साथ मिलकर लड़ा, तब आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं की? 2020 का विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, तब क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि भैया जब तक आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे? और विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री तब भी भूल जाते हैं जब 90 डिग्री के कोण पर
जाकर एक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तब इनको ये सारी बातें याद नहीं आती। तो जो सहूलियत की राजनीति ये लोग करते हैं, जिसमें विरोधाभास रह रह कर देखने को मिलता है, भाई कभी उपराष्ट्रपति बनने की बात आती है, कभी राष्ट्रपति बनने की बात आती है, तो ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि कम से कम बिहार में तो गठबंधन में सब सही नहीं है। और हकीकत भी है भाई, बिहार की जनता भी नहीं चाहती इनको मुख्यमंत्री बना देखना, चाहती होती तो इनको तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनाती, आधे से ज़्यादा इनके प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं हारते। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ जो रह रह कर इनकी टसल दिखती है, ये आधार बनेगा बिहार में मध्यवर्ती चुनाव का। क्या आपको लगता है कि गठबंधन इनका पहले ही, मतलब 2024 के चुनाव से पहले ही टूट जाएगा? देखिए, एक बात तो शाश्वत सत्य है, राइटिंग ऑन द वॉल की तरह है कि 2025 में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री। भाई भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्रयासरत है कि किस तरीके से इनको साइडलाइन कर कर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाए, और जो कि होना भी चाहिए भाई, ज़्यादा संख्या उनकी है, विधायक उनके, होना भी चाहिए। तो जब ये बात तय है कि 2025 में इनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, तो 2024 में क्यों मुख्यमंत्री? भाई अगर एक ये आम बिहारी को ये बात पता है, तो क्या मुख्यमंत्री जी को ये बात नहीं पता कि भाजपा 2025 में इनको आगे नहीं करने वाली? तो क्यों मुख्यमंत्री जी 2024 तक इनका साथ देंगे? क्यों 24 में भाजपा की मदद करेंगे जब 25 में जब भाजपा इनके साथ नहीं रहेगी? तो ये तमाम तरीके के विरोधाभास अगर आम बिहारियों के जहन में है, तो मुख्यमंत्री जी भाजपा सबके जहन में है, और यही सब आधार बनेंगे इनके अलग होने का। अब आपने कहा कि वो अकेले रहेंगे फिलहाल, जब तक कि कोई चुनाव नज़दीक नहीं आ जाता है। किसी गठबंधन के साथ आप अभी नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, और अकेले अपने पार्टी के संगठन को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुशी है भाई इस बात की कि जो मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी ताकत लगा दी चिराग पासवान को बुझाने की, मुरझाने की, पर जो सुकून ये लोग चाहते हैं मेरे चेहरे पर शिकन लाकर, वो शिकन इनको मेरे चेहरे पे कभी दिखेगी नहीं। मैं दोहराऊंगा, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से घबराता हूँ। ये लोग सोचते हैं कि मुझे मेरे पारिवारिक इश्यूज़ में फंसा के, या मेरी पार्टी से मुझे निकाल कर, या मेरे घर से मुझे निकाल कर, ये लोग मुझे इन्हीं परिस्थितियों में उलझा कर रख देंगे। कल आपने मुझे घर से निकाला, आज मैं बिहार में हूँ, जो मैं काम कर रहा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, वही काम मैं आज कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ा मेरे उसमें या मेरी कार्यशैली में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ना ही पड़ने वाला है। तो अपने आप को मजबूत करना अगले चुनाव के लिए, बस यही एक मात्र। अब आप फ्री महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, आज नहीं तो कल, जैसा मैंने कहा, और देखिए मैं लॉ मेकर हूँ, जब भारत की संसद में बैठता हूँ मैं कानून बनाता हूँ। कानून को तोड़ना मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा। मैं, मेरा परिवार हमेशा कानून का सम्मान करता है। 12 जनपद को, जैसा मैंने कहा, आप नहीं कराते, मैं खुद खाली कर रहा था। मैं खुद ही खाली एक दिन पहले मैं कर रहा था, जो मुझे करना था, जो कि नियम था। मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए, बट हाँ ठीक है, आपने घर ले लिया, मेरा डर ले लिया। अब मैं एकदम फ्री होकर आज़ाद हूँ अपना काम करने के। बिहार में अब पूरा खूंटा गाड़ के मैं पिछले 8 महीने से जिस तरीके से निरंतरता में, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज की तारीख में, और भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे टोकिएगा, पर मुझे लगता है आज की तारीख में अगर एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता अगर आज की तारीख में बिहार में सड़कों पर उतरा हुआ है, जो घर घर जा रहा है, शायद ही बिहार की कोई छोटी बड़ी ऐसी घटना होगी जहाँ पे सबसे पहले चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना पहुंची हो। तो मुझे खुशी है कि मैं अपनों के बीच अब रह पा रहा हूँ, और अभी जो कुछ कारणों से थोड़ा सा आगे पीछे होता भी था, अब तो वो कारण भी चले गए हैं। पूरी तरीके से बिहार बिहारियों के लिए, उन्हीं के लिए ही हूँ, उन्हीं के लिए जीऊँगा, उन्हीं के लिए मरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपसे बात की।